साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो पूर्व में पीसीएस की परीक्षाएं कराई गई, उन परीक्षाओं के प्रश्न पत्र को यहाँ पर हम लोग पूरी व्याख्या के साथ देख रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस 2018 के प्रश्न पत्र को देख रहे हैं और यहाँ पर इसके पहले पार्ट में हम लोग 75 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और इसके सेकंड पार्ट में जो शेष बचे हुए 75 क्वेश्चन हैं उनको यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता है? तो कौन सा नहीं करता है? सौर ऊर्जा जो है ये नहीं करता है। विज्ञान संबंधित प्रश्नों को देखें। भौतिक विज्ञान का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका आविष्कार विल्हेल्म रॉन्टजेन द्वारा किया गया था? एक्सरे मशीन का आविष्कार इनके द्वारा किया गया था। वर्ष 1901 में जब नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई तो भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार इसी आविष्कार हेतु रॉन्टजेन को दिया गया था। ये जर्मन वैज्ञानिक थे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा जो है अधिकतम होती है? तो किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? तो एक्स किरणों की ऊर्जा जो होती है ये अधिकतम होती है। देखिए, ऊर्जा के संदर्भ में विभिन्न विद्युत चुंबकीय विकिरणों का क्रम जो है वो निम्नवत होता है, जैसे रेडियो तरंग, माइक्रोवेव, अवरक्त विकिरण, दृश्य प्रकाश, परावैंगनिक किरणें, एक्स किरणें, गामा किरणें। ठीक है, जैसे जैसे हम इधर आगे जाते जाएंगे उसकी ऊर्जा जो है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से एक्स किरणें यहाँ पर आ रही है तो एक्स, इन चारों में से एक्स किरणों की ऊर्जा अधिकतम होगी। मतलब सबसे कम ऊर्जा किसकी होगी? रेडियो तरंग की होगी, जबकि इनकी जो वेवलेंथ होगी वो ज़्यादा होगी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है? तो देखिए, प्रकाश का वेग जो होता है इन चारों में से अधिकतम होता है। प्रकाश एक सीधी रेखा में संचरित होती है। प्रकाश तरंगें निर्वात से होकर गुजरती हैं, परंतु ध्वनि तरंगें ऐसा नहीं कर पाती हैं। भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की गति जो है या चाल भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। आगे चलते हैं। अगला है, ध्वनि का वेग अधिकतम होगा। कब होगा ध्वनि का वेग अधिकतम? इस्पात में जो है अधिकतम होगा। ध्वनि की चाल उस माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है जिसमें होकर के वह गमन करती है। ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। गैसों में ध्वनि अत्यंत धीमी गति से, द्रवों में तीव्र गति से और ठोसों में तीव्रतम गति से गमन करती है। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। ध्वनि वायु की अपेक्षा स्टील में लगभग 15 गुना तीव्र गति से गमन कर सकती है। आगे चलते हैं। आइंस्टाइन को निम्न से किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए इनको दिया गया था। 1879 ईस्वी में जर्मनी में जन्मे अल्बर्ट आइंस्टाइन को प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या एवं इसके नियम के आविष्कार का श्रेय प्राप्त है। इस कार्य के लिए इन्हें वर्ष 1921 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आगे चलते हैं। केमिस्ट्री के प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा अर्धचालक है? तो सिलिकॉन जो है ये आपका अर्धचालक होता है। कुछ ऐसे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता अर्धचालकों या अचालकों की अपेक्षा बहुत अधिक परंतु चालकों की अपेक्षा बहुत कम होती है, उन्हें अर्धचालक कहते हैं, जैसे कि सिलिकॉन है, जर्मेनियम है इत्यादि है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर। देखिए, ग्राफीन होता है क्या? ग्राफीन जो है आपका कार्बन का नैनो प्रतिरूप है। ठीक है। अगला है, डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई थी? वाटसन तथा क्रिक के द्वारा। जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक, MHF विल्किंसन तथा फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण द्वारा डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना प्रस्तुत किया था। इसके अनुसार एक सीढ़ी की भांति डीएनए का अणु जो है सीधा नहीं होता बल्कि सर्पिलाकार सीढ़ी सदृश अर्थात द्विकुंडलिनीय डबल हेलिकल होता है। एक डीएनए कुंडली में एक पूरा घुमाव जो होता है वो 3.4 नैनोमीटर लंबा होता है। इस पूरे घुमाव में 10 क्षारक युग्म होते हैं तथा प्रत्येक क्षारक युग्म परस्पर जो होता है 0.34 नैनोमीटर की दूरी पर होता है। द्विकुंडलित डीएनए अणु का व्यास 2 नैनोमीटर या 20 एंगस्ट्रॉम होता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आंवला है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है या रासायनिक नाम? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है विटामिन सी का। इसका सबसे उत्तम स्रोत जो है आंवला है। इसके अलावा यह अन्य खट्टे फलों जैसे कि नींबू, संतरा, मौसमी आदि में भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका प्रमुख कार्य उत्तकों में कोशिकाओं को परस्पर बांधे रखने वाले अंतर कोशिकाओं पदार्थ के मैट्रिक्स, कोलेजन तंतुओं तथा दांतों के डेंटिन के निर्माण को सामान्य अवस्था में बनाए रखने का है। यह जल में घुलनशील होता है। इसकी कमी से शरीर में स्कर्वी रोग हो जाता है। आगे चलते हैं। राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं।
भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया। देखिए इसमें जो है आपका प्रस्तावना में देखेंगे तो 3 प्रकार के न्याय की, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की, 2 प्रकार की समानता और 1 प्रकार की भ्रातृत्व की बात की गई है। देखिए 3 प्रकार के न्याय कौन से हैं? सामाजिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन सी है? तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। 2 प्रकार की समानता कौन सी है? प्रतिष्ठा और अवसर की। और 1 प्रकार की बंधुता की या भ्रातृत्व की बात की गई है। आगे चलते हैं। 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में यूपी के उम्मीदवार कौन थे? तो ये थे यूपीए की उम्मीदवार कौन थी? सुश्री मीरा कुमार थी। ठीक है। और वर्तमान जो श्री कोविंद या रामनाथ कोविंद जी हैं, ये इनके अपोनेंट थे और इन्होंने चुनाव जीता था और वर्तमान में यही राष्ट्रपति भी हैं। आगे चलते हैं। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष या उपसभापति कौन थे? तो ये थे अरविंद पनगड़िया। कौन थे? अरविंद पनगड़िया थे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था? तो ये आपका आंध्र प्रदेश था। कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का पृथक राज्य के रूप में सृजन वर्ष 1953 में 1953 में हुआ था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन वर्ष 1956 में किया गया था। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक संविधानेतर संस्था है? तो देखिए इसमें संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग ये संवैधानिक संस्थाएं, परंतु नीति आयोग जो है संविधानेतर संस्था है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा की गई थी। जबकि संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 में है, वित्त आयोग 280 में है, निर्वाचन आयोग 324 में है। आगे चलते हैं। अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 91 को देखते हैं। सरकारिया आयोग की संस्तुतियाँ निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो ये केंद्र राज्य संबंध से संबंधित हैं। केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने तथा उनको सुदृढ़ करने हेतु सुझाव देने के लिए न्यायमूर्ति RS सरकारिया की अध्यक्षता में जून 1983 में एक आयोग का गठन किया गया था। B शिव रामन तथा SR सेन इसके 2 अन्य सदस्य थे, मतलब कुल 3 सदस्य थे इसमें। इस आयोग ने जनवरी 1988 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी? तो ये आरंभ की गई थी ग्रेट ब्रिटेन या यूके में। आगे चलते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? तो देखिए एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु जो है राज्यसभा का जो है अनन्य अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना राज्यसभा का अनन्य अधिकार है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं, जिसमें न्यायिक सेवा भी शामिल है, के लिए उपस्थित और मत देने वाले 2/3 कितने मत देने वाले 2/3 सदस्यों के संकल्प से पारित कर दे तो संसद ऐसी सेवा या सेवाओं की स्थापना कर सकेगी। जबकि राष्ट्रपति को अपदस्थ करने हेतु कार्रवाई प्रारंभ करना तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपदस्थ करने हेतु कार्रवाई करना राज्यसभा का अनन्य अधिकार नहीं है। भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? तो ये नागरिकता से संबंधित प्रावधान जो है भाग 2 में है। ठीक है। भाग 2 के तहत अनुच्छेद 15 से लेकर अनुच्छेद 11 तक। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है। किस प्रकार से कर सकती है? तो इसमें जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं, चारों के चारों सही नहीं है कि अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा, 2/3 बहुमत द्वारा या 3/4 बहुमत द्वारा या अपने 1/3 या 1/3 सदस्यों के समर्थन के द्वारा। क्योंकि यहाँ पर जो प्रश्न है उस प्रश्न की भाषा ही जो है वो सही नहीं है, जबकि इसका उत्तर जो आयोग ने माना है वो माना है अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा। ठीक है। भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है। इसका उत्तर आयोग ने जो है ए माना है, अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा। यदि यही प्रश्न फिर से पूछा जाए तो आप भी ए ही लगा करके आइएगा। इसमें हिंदी और इंग्लिश का जो वर्जन है उसमें कन्फ्यूजन हुआ है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 को देखते हैं। देखिए बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? 60 दिन तक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101 के 4 के अनुसार संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह 60 दिन की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है। परंतु 60 दिन की उक्त अवधि की गणना करने में किसी ऐसी अवधि को हिसाब में नहीं लिया जाएगा जिसके दौरान सदन सत्रावसायिक या निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित रहता है।
समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये जो है आपका भारतीय दंड संहिता की धारा 377 से संबंधित है। 6 सितंबर 2018 को सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए आईपीसी की धारा 377 को आंशिक रूप से असंवैधानिक घोषित किया था। ज्ञातव्य है कि आईपीसी की धारा 377 अप्राकृतिक यौन अपराधों से संबंधित है। आगे चलते हैं 98 नंबर क्वेश्चन, राज्य के नीति निषेधक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? तो ये जो है आपका समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी, गांधीवादी, इन सभी भागों में विभाजित किया जा सकता है, अर्थात उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। इसमें आयरलैंड के संविधान से लिया गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सहज अध्ययन के लिए समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी, गांधीवादी आदि भागों में विभाजित किया जा सकता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की प्रकृति सकारात्मक तथा या गैर न्यायोचित है। इसको फुलफिल कराने के लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं, अर्थात ये वाद योग्य नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से किसे अशोक चंद्रा द्वारा भारत में आर्थिक मंत्रिपरिषद कहा गया है? तो योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिपरिषद कहा गया है। ठीक है, आगे इसमें देखते हैं, अशोक चंद्रा द्वारा टिप्पणी के रूप में योजना आयोग, जो कि अब समाप्त हो गया है, जिसको नीति आयोग द्वारा प्रस्तावित कर दिया गया, को आर्थिक मंत्रिपरिषद कहा गया था। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया, उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो उस समय भारत के न्यायाधीश जो थे, ये इसकी थोड़ा सा व्याख्या देखते हैं पहले। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय की पहल पर जनहित याचिकाओं PIL की शुरुआत होती है। इसके तहत नागरिक समाज का कोई व्यक्ति या समूह जनहित के मामलों में न्यायिक उपचार प्राप्त करने हेतु न्यायालय की शरण ले सकता है। सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश PN भगवती द्वारा वर्ष 1979 में हुसैनारा खातून केस में जनहित याचिका स्वीकार की गई थी। इस याचिका को पुष्पा कपिला हिंगोरानी ने दाखिल किया था। तो यहाँ पे देखिए, ये PN भगवती का नाम आता है, सर्वोच्च न्यायालय के ये न्यायाधीश थे, परंतु ये मुख्य न्यायाधीश नहीं थे। आगे चलते हैं, आगे इसमें देखते हैं। देखिए, इन्हें जनहित याचिका की माता मदर ऑफ PIL के नाम से भी जाना जाता है। उल्लेखनीय कि जिसमें PN भगवती ने याचिका स्वीकार की थी, उस समय वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, ना कि मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में इनकी नियुक्ति 17 जुलाई 1973 को हुई, जबकि मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनका कार्यकाल 12 जुलाई 1985 से 20 दिसंबर 1986 तक था। जबकि जनहित याचिका स्वीकार करने के समय YB चंद्रचूड़ जो थे वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका देखिए, चंद्रचूड़ का नाम है ही नहीं है। इसमें आयोग ने जो उत्तर माना है वो PN भगवती को माना है। ठीक है, PN भगवती को माना है। आगे चलते हैं, यहाँ भी आप ध्यान रखिएगा, यही प्रश्न एज इट इज फिर से आ जाता है, तो आप भी PN भगवती ही लगा के आइए, क्योंकि आयोग ने वही उत्तर माना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950। ठीक है, भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान संविधान सभा के 11 अधिवेशन हुए थे। 11 अधिवेशन के अंतिम दिन या 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत होती है, जब सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो यहाँ पर यह है कि भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए, तो ये 24 जनवरी 1950 हो जाएगी। संविधान में किसे भंग नहीं किया जा सकता है? संविधान में जो है किसे भंग नहीं किया जा सकता है? तो देखिए, विधान भंग नहीं किया जा सकता है, पर समाप्त किया जा सकता है। तो ये विधान परिषद है। ठीक है, विधान परिषद को भंग तो नहीं कर सकते हैं, परंतु हाँ, इसको समाप्त किया जा सकता है। पर यहाँ ध्यान रखिएगा, राज्यसभा के बारे में, राज्यसभा को ना ही भंग किया जा सकता है, ना ही समाप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं। अब चलते हैं 103 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 103 नंबर क्वेश्चन को यहाँ थोड़ा सा व्याख्या पहले देख लेते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद के उत्साधन
या सृजन के लिए उपबंध कर सकेगी यदि उस राज्य की विधानसभा ने इस आशय का संकल्प विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम 2/3 द्वारा पारित कर दिया है। विधान परिषद एक स्थायी सदन है, यह भंग नहीं की जा सकती, हालांकि इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अतः स्पष्ट है कि विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे समाप्त या उत्साधन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त लोकसभा तथा विधानसभा दोनों अस्थायी सदन ये भंग किए जा सकते हैं। वहीं राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसे भी विधान परिषद की भांति भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको समाप्त किए जाने का प्रावधान संविधान में उल्लिखित नहीं है। आगे चलते हैं। भारत सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय कब स्थापित किया गया? तो देखिए, महिला एवं बाल विकास विभाग वर्ष 1985 से जनवरी 2006 तक भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन एक विभाग था। तो पूछा गया है कि भारत सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय कब स्थापित किया गया था? 30 जनवरी 2006 से यह विभाग जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय नामक एक पृथक मंत्रालय के रूप में गठित हुआ, जो कि ऑप्शन में 2006 है ही नहीं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। आगे चलते हैं। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों या केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व जो है कितना हो सकता है? तो ये कितना हो सकता है? 20 हो सकता है, बी ऑप्शन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना का प्रावधान किया गया। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। इसमें 530 सदस्यों का राज्यों से तथा 20 संघ शासित प्रदेशों से निर्वाचित होना निर्धारित है, जबकि 2 सदस्यों का राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय से मनोनीत किए जाने का प्रावधान था, ध्यान रखिएगा। अब इसे हटा दिया गया था। वर्तमान में 543 सदस्यों में से 524 सदस्य जो हैं वो राज्यों से, जबकि 19 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित हैं। इतने हैं। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत अनुच्छेद 334 में संशोधन द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को नाम निर्देशित करने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। अर्थव्यवस्था के प्रश्न को देखें तो देखिए, यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया कि 4 जुलाई 2018 से धान का प्रति कुंतल न्यूनतम समर्थित मूल्य MSP 2018-19 के दौरान कितना रहा है? तो चूँकि ये पुराना है तो हम लेटेस्ट यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि 9 जून 2021 को जारी न्यूनतम समर्थन मूल्य 2021-22 है। तो धान जो सामान्य हो, धान ग्रेड ए, सामान्य धान का 1940 तथा ग्रेड ए का जो है 1960 रुपये घोषित किया गया है। आगे चलते हैं। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर में किसका वृद्धि निम्न से किसका परिणाम है? तो ये किसका परिणाम है? तो ये जो है आपका अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर का परिणाम है। ठीक है, तो ये आपका, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पर एक सेकेंड देखिए, यहाँ पर आप आगे पहले देख लेते हैं। यहाँ पर जो डी ऑप्शन है, ए और बी, ये सही हो जाएगा। जनसंख्या वृद्धि अथवा जनसंख्या परिवर्तन का अभिप्राय किसी क्षेत्र में समय की किसी निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। यह परिवर्तन धनात्मक या ऋणात्मक दोनों हो सकता है। इसे निरपेक्ष संख्या अथवा प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है। जनसंख्या परिवर्तन किसी क्षेत्र की आर्थिक प्रगति, सामाजिक उत्थान, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का महत्वपूर्ण सूचक होता है। जनसंख्या परिवर्तन किसी क्षेत्र की आर्थिक प्रगति, सामाजिक उत्थान, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का महत्वपूर्ण सूचक होता है। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि किसी क्षेत्र विशेष में 2 समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि जन्म और मृत्यु का अंतर होता है। अगला है, निम्न में से किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक सर्वप्रथम विकसित किया गया था? UNDP के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा वर्ष 1990 से ही वार्षिक आधार पर मानव विकास सूचकांक प्रकाशित किया जा रहा है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? तो मनरेगा जो है ये ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है? तो जो आय की विषमता होती है इसे लॉरेंज वक्र से मापते हैं। लॉरेंज वक्र का प्रतिपादन अमेरिकी अर्थ सांख्यिकीकार डॉक्टर मैक्स ओ लॉरेंज ने धन और आय की विषमता का अध्ययन करने के लिए किया था। उनके नाम पर ही इसे लॉरेंज वक्र कहते हैं। इस वक्र का प्रयोग आय, धन, मजदूरी, लाभ, पूंजी तथा उत्पादन आदि के वितरण
का अध्ययन करने के लिए भी किया जाता है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित करों में से कौन सा कर ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है? तो देखिए, स्थानीय मेलों पर जो कर होता है ये ग्राम पंचायतों के द्वारा लगाया जाता है, जबकि बिक्री कर और भू राजस्व कर जो है राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है। आगे देखते हैं, भारत में निम्नलिखित 5 पंचवर्षीय योजनाओं में से किसका मुख्य ध्येय समपोषणीय वृद्धि था? तो 12वीं जो पंचवर्षीय योजना रही इसका मुख्य ध्येय जो है समपोषणीय वृद्धि था। इसकी व्याख्या देखें तो देखिए, तीव्रतर अधिक समावेशी एवं संधारणीय विकास, फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ शीर्षक के साथ 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो है वो 2012 से 17 था। 12वीं पंचवर्षीय योजना के प्रमुख निर्धारित लक्ष्य जो हैं इस प्रकार हैं। अब चूंकि ये ख़त्म हो चुका है इसलिए इसको बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किसे स्मार्ट सिटी विकास कार्यक्रम में विकास के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं चुना गया है? तो देखिए, इसमें लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर को चुना गया परंतु गाजियाबाद को नहीं चुना गया है। जून 2015 में भारत सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन का शुभारंभ किया गया था। इस मिशन के तहत 100 स्मार्ट शहरों का विकास किया जाना था। उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद स्मार्ट सिटी विकास कार्यक्रम के लिए नहीं चुना गया था। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के कुल 10 शहर जो हैं वो स्मार्ट सिटी कार्यक्रम में शामिल हैं। आगे चलते हैं, भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई थी? तो ये थी आपकी हाशिम समिति। कहाँ पे? नगरीय क्षेत्रों में, ठीक है। तो शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों की पहचान हेतु विशेषज्ञ समिति का गठन प्रोफेसर SR हाशिम की अध्यक्षता में किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 2012 में प्रस्तुत की थी। समिति के अनुसार शहरी गरीबों की पहचान 3 प्रकार की कमजोरियों वल्नरेबिलिटीज़ के आधार पर की जा सकती है, जो इस प्रकार है। पहला, आवासीय कमजोरी, सामाजिक कमजोरी तथा पेशाजनक कमजोरी। वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास आधारित है किससे? तो ये परिवहन एवं संचार विकास से। किससे आधारित है? परिवहन एवं संचार विकास से। निम्नांकित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? कौन करता है? तो ये अभी तक योजना आयोग करता था, अब नीति आयोग करता है, ठीक है। अब इसके जगह पर नीति आयोग आ गया है। तो भारत में योजना आयोग राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर निर्धनता रेखा के निर्धारण हेतु नोडल एजेंसी थी, लेकिन वर्तमान में 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने ले लिया है। निम्नलिखित राज्यों में कौन सड़कों की लंबाई में भारत में प्रथम पायदान पर है? तो देखिए, भारत में प्रथम पायदान पर आपका महाराष्ट्र है। यहाँ आंकड़े भी देख सकते हैं, यहाँ पर 31 मार्च 2018 तक का है। तो ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र नंबर 1 पे, उत्तर प्रदेश दूसरे पे, तीसरे पे राजस्थान, चौथे पे मध्य प्रदेश। आगे चलते हैं, भारत में प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये जो है आपका आयकर से किससे संबंधित है? डायरेक्ट, ये जो DTC है या प्रत्यक्ष कर कोड, DTC डायरेक्ट टैक्स कोड, ये आयकर या प्रत्यक्ष करों से संबंधित है। यह प्रत्यक्ष कर कानूनों को सरल बनाने के लिए भारत सरकार का एक प्रयास है। इस कोड के माध्यम से प्रत्यक्ष कर कानूनों की संरचना को एक ही कानून के दायरे में संशोधित, समेकित करते हुए सरलीकृत किए जाने का प्रावधान है। यह कोड लागू होने पर आयकर अधिनियम 1961 तथा अन्य कर कानूनों जैसे संपत्ति कर अधिनियम 1957 आदि को प्रतिस्थापित करेगा। आगे चलते हैं, भारत सरकार द्वारा घोषित ABC इंडेक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये जो स्वास्थ्य से, किससे? हेल्थ से संबंधित है। ABC इंडेक्स का पूर्ण रूप क्या है? अचीवमेंट्स ऑफ बेबीज एंड चिल्ड्रन इंडेक्स। यह सूचकांक बाल स्वास्थ्य से संबंधित 4 संकेतकों पर आधारित है। ये 4 संकेतक कौन से? पोषण, उत्तरजीविता, शिक्षा तथा टीकाकरण। पोषण, उत्तरजीविता, शिक्षा तथा टीकाकरण। आगे चलते हैं, जनसंख्या और नगरीकरण से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। तो निम्नलिखित राज्यों में से कौन आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर लेकिन लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है? तो कौन सा है? हरियाणा है, ठीक है, हरियाणा है, जहां का लिंगानुपात 879 है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 2015-16 के अनुसार वर्तमान भारतीय कुल प्रजनन दर कितनी है? तो ये है आपकी 2.2 है। ये जब प्रश्न पूछा गया था तब, ठीक है। जबकि जो NFHS 5 है, ये 4 की बात की गई थी, जो कि 2019 से 21 के बीच में का है, कि अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर कितना हो गया है? 2.0 हो गया, 2 हो गया। तो ध्यान रखिए, अब 2 है, जिसमें शहरी क्षेत्र में 1.6 एवं ग्रामीण क्षेत्र में 2.1 है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में
किसमें ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात न्यूनतम है? तो ये है आपका हरियाणा। कौन है? हरियाणा है। आगे देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या जो है वो आपकी सर्वाधिक है। आगे देखते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो ये आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशतांश शहरी क्षेत्रों में निवास करता है? तो 55% जो है ये शहरी क्षेत्रों में निवास करता है पूरे वर्ल्ड लेवल पे। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामले विभाग के जनसंख्या प्रभाग द्वारा रिवीजन ऑफ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन प्रॉस्पेक्ट 2018 नामक रिपोर्ट जारी की गई। ये पुरानी ही है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान विश्व में की 55% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। इस रिपोर्ट में अनुमान व्यक्त किया गया है कि वर्ष 2050 तक विश्व की 68% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवासरत होगी या निवास करेगी। राज्य विशेष के प्रश्नों को देखें तो देखिए, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरेगी? तो ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है ये फैजाबाद, आजमगढ़, मऊ से जाएगी, परंतु बस्ती जिला से होकर के नहीं जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको। और इसकी जो कुल लंबाई हो कितनी है? 340.824 किलोमीटर है, जो लखनऊ से गाजीपुर तक 9 जिलों को जोड़ती है। इसका जो शिलान्यास था वो जुलाई 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। अब ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है ये कौन से 9 जिले हैं? तो देखिए, लखनऊ से प्रारंभ होकर बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़ तथा मऊ होते हुए गाजीपुर तक जाएगा। तो कुल 9 जिलों से होकर के ये जाएगा। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई है? तो देखिए, यहाँ पर जो उत्तर है आपका यमुना और गोमती दोनों है। पब्लिक डोमेन में जैविक आपदा घोषित नदी की सूचना नहीं प्राप्त है। जल गुणवत्ता के आधार पर यमुना नदी का जल गुणवत्ता जो है सूचकांक अधिक अशुद्धता की ओर है, जबकि इस दृष्टि से दूसरे क्रम पर गोमती नदी है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने यमुना को मृत नदी घोषित किया, जबकि जैविक आपदा नदी इन्हीं दोनों नदियों में से कोई एक होगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर जो है वो गोमती को माना है, गोमती नदी को, बी ऑप्शन। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो कहाँ पर है? श्रावस्ती में सबसे कम है। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले की महिला साक्षरता दर 34.8% है, जो उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों की अपेक्षा सबसे कम है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा? कानपुर नगर, 75.1%। आगे चलते हैं, करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको बस याद रखना है कि जो 22वां फुटबॉल विश्व कप होना है वो 2022 में कहाँ पे होगा? कतर में आयोजित होगा। ठीक है, और इससे पहले जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? 21वां वाला रूस में हुआ था। निम्नलिखित देशों में किसमें प्रधानमंत्री मोदी ने 11 मई 2018 को रामायण सर्किट की शुरुआत की? तो ये ध्यान रखिएगा, नेपाल में। आगे चलते हैं, संयुक्त राष्ट्र के ई गवर्नमेंट सूचकांक 2018 का, तो हम यहाँ पे 2020 की बात करते हैं कि सर भारत का कौन सा स्थान? तो भारत के 2020 की रैंकिंग में भारत का स्थान 100वां है। कौन सा है? 100वां है, जबकि डेनमार्क को शीर्ष स्थान दिया गया है। निम्नलिखित राज्यों में कौन मई जून 2018 में निपाह वायरस बीमारी के प्रकोप का चर्चा में था? तो केरल था उस समय। ठीक है, आगे चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुरस्कार जून 2018 में प्रकाश जावड़ेकर द्वारा किस नगर में राष्ट्र को समर्पित किया गया था? तो दिल्ली में। आगे चलते हैं, वैश्विक शांति सूचकांक 2018, तो हमें 2018 नहीं बल्कि वैश्विक शांति सूचकांक 2021 की बात करें तो भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो 2021 में जो भारत का स्थान रहा है 135वां रहा है। कितना रहा है? 135वां रहा है। और प्रथम स्थान पर कौन सा है? आइसलैंड है। आगे चलते हैं, 15वां प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2019 में किस शहर में आयोजित होगा? तो ये वाराणसी में हुआ था। अभी जो है कौन सा चल रहा है? 16वां है प्रवासी भारतीय दिवस। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने जुलाई 2018 में पाकिस्तान का संसदीय चुनाव जीता और प्रधानमंत्री बने? इमरान खान बने थे। आगे चलते हैं, अब इन्होंने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया है।
निम्न से किसने वर्ष 2018 के मैक्सेस पुरस्कार जीता था? तो ये उस समय जो भारत वाटवानी और सोनम वांगचुक ने जीता था। जो अभी हाल ही में जारी किया गया है उसमें कोई भारतीय शामिल नहीं है। 10वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2018 निम्नलिखित देशों में से किस में आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में 2018 में, ठीक है। जबकि 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 का जो है वर्चुअल माध्यम से भारत की मेज़बानी में संपन्न हुआ था। ध्यान रखिएगा। मैरी कॉम को हाल ही मतलब सितंबर 2018 में किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था? तो इन्हें BSNL का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। एंडेज मैनुअल लोपेज ओब्राडोर जुलाई 2018 में निम्न से किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे? मैक्सिको के, ठीक है। आप ये जो करंट के प्रश्न इनको देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आयोग किस प्रकार से प्रश्न पूछता है करंट के। आगे चलते हैं। अगला है पनामा पेपर्स के आधार पर भ्रष्टाचार के लिए निम्नलिखित देशों में किसके प्रधानमंत्री को 10 वर्ष की जेल की सजा दी गई है? तो ये है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को। आगे चलते हैं। जुलाई 2018 में प्रकाशित नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन के ड्राफ्ट के अनुसार किस राज्य में 40 लाख से अधिक अवैध शरणार्थी पाए गए हैं? किस राज्य में 40 लाख से अधिक अवैध शरणार्थी पाए गए थे? ये 2018 की बात थी, तो असम में पाए गए थे। आगे चलते हैं। अमेरिकी पत्रिका विज्ञान द्वारा 26 जुलाई 2018 को जारी रिपोर्ट के अनुसार एक विशाल भूमिगत झील का पता किस ग्रह पर चला है? तो ये उस समय जो है मंगल ग्रह पर पता चला था। आगे चलते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग से 12 जून 2018 को किस देश में मुलाकात की थी? तो सिंगापुर में मुलाकात की थी। अब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति नहीं हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित देशों में से किसमें प्रति गाय दूध का औसत वार्षिक उत्पादन सर्वाधिक है? कहाँ पर है? डेनमार्क का है, ठीक है। ICAR द इंटरनेशनल कमेटी फॉर एनिमल रिकॉर्डिंग के अनुसार वर्ष 2017 में डेनमार्क में प्रति गाय औसत जो वार्षिक उत्पादन है दुग्ध उत्पादन वो 9,800 किलोग्राम है, जो विश्व में सर्वाधिक है। विविध प्रश्नों को देखते हैं। नॉर्मन बोरलाग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इन्हें जो है शांति के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में, क्योंकि इन्होंने कृषि जो लिखा हुआ है कृषि के क्षेत्र से संबंधित, परंतु कृषि में जो है नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलाग को वर्ष 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार सम्मानित किया गया था। नॉर्मन ई बोरलाग ने उन्नत कृषि द्वारा भुखमरी के विरुद्ध लड़ाई हेतु विश्व खाद्य पुरस्कार जो है वो शुरू किया था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे JB नार्लिकर के अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता है? तो ज्योतिषी को नहीं माना जाता है, ज्योतिष को नहीं माना जाता है, ठीक है। ढींग एक्सप्रेस क्या है? तो उस समय जो है हिमा दास चर्चा में थी, तो हिमा दास का मुंह बोला नाम रहा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 148। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस निम्न से किसका एक संयुक्त उपक्रम है? तो जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस में ये भारत था रूस का है। देखिए भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक किसने लिखी है? स्टीफन हॉकिंस द्वारा लिखी गई है। आगे देखते हैं। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो हैं वो संजय बारू रहे हैं। कौन रहे? संजय बारू रहे हैं। तो देखिए द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह वर्ष 2014 में प्रकाशित एक पुस्तक है जिसके लेखक संजय बारू हैं। श्री बारू मई 2004 से लेकर के अगस्त 2008 तक तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रह चुके हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 2 वीडियो के तहत 150 प्रश्नों को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।